जय हिंद, वंदे मातरम। हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 में हमारा राजस्थान के अंतर्गत। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास जानने के स्रोत। पिछले वाली क्लास में 2 अध्याय हम पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक रहेगा, इतिहास जानने के स्रोत। हमारे को इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है और ऐसे कौन कौन से शिलालेख, वो सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें मिली है, वो सारी जानकारी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत, पहले बात कर लेते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो इतिहास का मतलब होता है बीते हुए समय की, जो समय बीत गया है, बीते समय की जानकारी। जो समय बीत गया है उसकी जानकारी जो हमारे को मिलती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, तो हम बताएंगे सर ये हमारे को इतिहास से मिलती है। चलिए बात करते हैं। इतिहास से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि पुराने लोग किस प्रकार रहते थे, कैसे वो शासन करते थे, क्या करते थे, वहाँ की प्रजा की क्या स्थिति थी। वो सारी जानकारी हमारे को इतिहास पढ़ने से पता चलता है। तो ये इतिहास जानकारी हमारे को कहाँ कहाँ से मिलती है इतिहास की। तो प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। सभ्यता, हमें सभ्यता के क्रमिक विकास, सभ्यता का किस किस प्रकार से, सभ्यता का मतलब क्या होता है। पहले लोग अकेले जंगल में घूमते रहते थे, अकेला ही घूमता रहता, अकेले रहता था। लेकिन धीरे धीरे वो समूह में रहने लगे, एक दूसरे का आदर सत्कार करने लगे। फिर जिस प्रकार से वो से व्यवस्थित तरीके से रहने लगे, समूह में रहने लगे, तो सभ्य जो लोग होते हैं, सभ्य से क्या बन गया, धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो सभ्यता के क्रमिक विकास का हमारे को ज्ञान होता है इतिहास के अध्ययन से। इतिहास वैसे जानने के अनेक स्रोत होते हैं, कई सारे स्रोत हैं, लेकिन मुख्यतः इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो पुरातात्विक, जिससे जमीन से जो खुदी हुई चीजें, कोई सामग्री मिलती है, ठीक है, जमीन के अंदर से या जमीन के बाहर से कोई वस्तुएं मिली है, उन वस्तुओं से हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें किस किस को शामिल किया गया है, वो भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा साहित्यिक स्रोत, उस समय राजा महाराजाओं ने कुछ साहित्यों की रचना करवाई है, कुछ इतिहास लिखवाया गया है, उस समय की जो जानकारी लिखवाई गई है उसका भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है कि सरल भाषा में हम देखें तो पुराने समय की जो चीजें जो जमीन के बाहर या जमीन के अंदर से हमारे को जो प्राप्त होती है, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर से जो खुदाई के दौरान निकली हुई, उसको भी इसी में माना जाएगा, या कोई जमीन के बाहर से भी कोई चीजें मिले हैं, शिलालेख, अभिलेख वगैरह, उनको भी हम पुरातात्विक स्रोत में रखेंगे। तो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान या घटनाओं के संदर्भ को समझने में जो सहयोग मिलता है, उनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें आएगी, ऐसे स्रोतों में अभिलेख हो गया, आगे पूरी डिटेल पढ़ेंगे अभिलेख की भी। मुद्राएं हो गए, उस समय जो मुद्राएं वगैरह चलती थी, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से, खुदाई के दौरान से जो प्राप्त सामग्रियां मिलती है, तो इनसे हमारे को उस समय का जो जीवन था, तत्कालिक जनजीवन को समझा जा सकता है, वहां की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। और पुरातात्विक स्रोत को संक्षेप में इस प्रकार से देखते हैं, जिसमें पहला कौन सा है? पहला है अभिलेख। अभिलेख जिसको
ये हमें शिलालेख होते हैं जो पत्थरों पे जो दिख रहा है आपको, पत्थरों पे कुछ खोद करके इस प्रकार से लिख दिया जाता है, इनको हम अभिलेख कहते हैं। यह पत्थरों की पट्टियां, जो कोई किसी चीज का भवन का इनका उद्घाटन होता था वहां शिलालेख लगवाते हैं पत्थर का, उसी टाइप का होता। पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंड होते थे, उसके ऊपर स्तंभ कोई खंबा वगैरह होता था उसके ऊपर खोद करके लिख दिया जाता था, या भवन वगैरह हो गया, गुफाओं की दीवारें हो गई, गुफा की जो दीवार होती है इस दीवारों के अंदर खोद खोद के लिख दिया जाता था, मूर्तियां हो गई, प्रतिमाएं हो गई, स्तूप हो गए, मठ, तालाब और खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण हुए हमारे को ये मिलते हैं। अभिलेख कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जो हमने देखा था कि शिलालेख हो गए, पाषाण शिलाएं हो गई, स्तंभ, भवन, गुफाओं की दीवारें, ताम्र पत्र, ये चीजें। अभिलेखों की क्या उपयोगिता है, जो अभिलेख ये मिलते हैं हमारे को शिलालेख वगैरह, इनकी क्या उपयोगिता है, तो उपयोगिता के बारे में जाने तो ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। कहीं पर शिलालेख हमारे को गद्य में मिलते हैं तो कहीं पद्य रूप में दोहे टाइप में भी मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक और उनके आश्रित जो लोग होते थे, उनकी जो जनता, उनकी रानियां, राजकुमार, उनके सामंत आदियों के नाम, घटनाओं की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का इसमें हमारे को उल्लेख मिलता है। साथ ही उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की भी हमारे को अभिलेखों से जानकारी मिलती है। उस समय किस प्रकार से शासन चलता था, धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, वो चीजें भी हमारे को यहाँ मिलती है। और प्रशंसा में जो लिखे हुए शिलालेख होते थे, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति किसको कहते हैं, ऐसा शिलालेख जिसमें राजा महाराजाओं की प्रशंसा यानी यशोगाथाओं का जो वर्णन किया जाता है, राजा महाराजाओं की प्रशंसा में जो शिलालेख लिखे जाते थे, अभिलेख लिखे जाते थे, उनको हम प्रशस्ति कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं राज प्रशस्ति, ठीक है, राज प्रशस्ति, राय प्रशस्ति। तो ये राज प्रशस्ति, राय प्रशस्ति ये क्या होता है, तो हम बताएंगे राजा महाराजाओं की यशोगाथाओं के में जो लिखे गए वर्णन होते हैं उनको कहते हैं। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान से ऐसे कौन कौन से अभिलेख हैं। नगरी का अभिलेख, नगरी कहाँ पड़ता है, नगरी चित्तौड़गढ़ में, वहां का अभिलेख है। कंसवा अभिलेख, कंसवा जो कोटा में है। मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है, मौर्य वंश के शासक जो अंतिम शासक था धवल, उसका अभिलेख भी कंसवा अभिलेख में मिलता है। गटियाला अभिलेख जोधपुर में है। किराड़ू अभिलेख जो कि बाड़मेर। नांदसा, नानसा अभिलेख कहाँ पड़ता है, नानसा भिलवाड़ा में पड़ता है। बरनाला यूप स्तंभ, बरनाला जो कि सवाई माधोपुर से प्राप्त हुआ था, अभी जयपुर राजकीय संग्रहालय में रखा हुआ है। सामोली शिलालेख उदयपुर से जावर से यहाँ प्राप्त हुआ था, जिसमें मेवाड़ में गोइल वंश की जानकारी मिलती है। तो इन आदि शिलालेख से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था हो गई, धर्म में किस प्रकार से लोगों का जो धार्मिक कार्य वगैरह किए जाते थे, यज्ञ यज्ञ वगैरह, भूमि और द्रव्य दान, कुछ भूमि दान की जाती थी जो इसमें वर्णन मिलते हैं, और कुछ भी चीजें दान की जाती है। उस समय की राजनीतिक सीमा के उस राज्य की सीमा कहाँ तक है, इसकी भी जानकारी हमारे को यहीं से इनसे प्राप्त होती है अभिलेख से, ठीक है। उदाहरण स्वरूप में देखें तो गटियाला अभिलेख, गटियाला अभिलेख जोधपुर में, गटियाला शिलालेख में प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न आ जाए कि गटियाला शिलालेख से कौन से वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो गटियाला से प्रतिहारों की। बिजोलिया शिलालेख जो कि अपने भिलवाड़ा में, बिजोलिया शिलालेख में कौन से वंश की जानकारी, तो चौहान वंश का इतिहास मिलता है बिजोलिया शिलालेख से, महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा चीरवा का जो शिलालेख है उदयपुर में, इसमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ से भी छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि चीरवा का शिलालेख से किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है, तो मेवाड़ के रावल समर सिंह की। गटियाला में गुर्जर प्रतिहार वंश की। और
बिजोलिया शिलालेख में चौहान, अजमेर के चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलो, ये हमने अभिलेख देखे हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं स्मारक। स्मारक, स्मारक किसको बोलेंगे हम? उस समय राजा महाराजा ने जो भी चीजें निर्माण वगैरह करवाते थे, ठीक है, कुछ कोई महल बनाते थे, कोई किले बनाते थे, कोई मंदिर बनाते थे, तो उन स्मारक से भी हमारे को उस समय की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। तो स्मारक में देखें तो राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग महत्वपूर्ण है। राजा महाराजाओं ने ज्यादातर दुर्ग बनाए हैं, जिसमें चित्तौड़ का दुर्ग हो गया, जालोर, गागरोन जो झालावाड़ में है ना, रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में, आमेर जयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर, तारागढ़ अजमेर में भी है, बूंदी में भी है, कुंभलगढ़, राजसमंद आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इन दुर्गों के अलावा भवन हो गए, राजप्रसाद महल हो गए, सार्वजनिक भवन हो गए, स्नानागार, जन साधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधियां, बावड़ी, कुएं, कूप आदि ये स्मारकों में माने जाते हैं। इनसे हमारे को स्मारकों से तात्कालीन स्थापत्य कला, उस लोगों को, वो लोग जो स्मारक वगैरह बनाते थे, किले बनाते थे, मंदिर बनाते थे, उसमें कौन सी कला का प्रयोग किया गया, वो चीजें स्थापत्य कला की हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही धर्म में विश्वास, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का भी हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है कि समाज की उस समय समृद्धि किस प्रकार की थी, लोगों की सोच, लोगों का जीवन स्तर कैसा था, लोगों का धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा पद्धति, वो चीजें हमारे को इन मंदिरों में इनसे प्राप्त होती थी। तो पहले हमने अभिलेख देखा था, फिर उसके बाद में पुरातत्व में स्मारक देखे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मुद्राएं। मुद्राओं में देखे उस समय राजा महाराजा कुछ सिक्के चलाते थे। मुद्राओं अथवा सिक्कों, जो सिक्के हैं उन पर जो छापे लगी होती थी, सिक्कों पर देख रहे हैं आप, इस प्रकार से अलग अलग छापे लगी हुई रहती थी, या प्रतीक से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। भाई राजा उस समय राजा कौन था, फिर अपने को भी शिलालेख मिल रहा है, तो ये जो सिक्के हैं, सिक्के मिल रहे हैं, वो सिक्के कौन से राजा के हैं, उस राजा का काल क्या था, यदि वो धर्म विशेष के छाप लगा रहा था तो धार्मिक स्थिति की पता चलता था। ठीक है, और कि जितने सिक्के मिलते थे तो उस राज्य की शक्तिशाली का भी बोध होता कि कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो इन मुद्राओं पर क्या होते थे, अंकित चिन्ह होते थे, भाषा लिखी हुई रहती थी, लिपि, सन भी लिखा हुआ रहता, सम्मत, नाम सहित धातु की शुद्धता का भी पता चलता था कि कितने प्योर धातु का वो प्रयोग करते थे। नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता था, उस समय भी कितनी समृद्धि थी उस राज्य में। सिक्के जो है वो राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक भी थे कि राजा कितना शक्तिशाली था और कितने उसके पास में पावर था। ये सब चीजें सिक्कों से प्राप्त होते हैं। हमारे को ये सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो आहड़ जो कि उदयपुर में है, आहड़ है, रेड टोंक में है, जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। रेड को तो प्राचीन भारत का टाटा नगर, 3075 सिक्कों का यहाँ भंडार मिला था, तो इनको रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर। बेराट जो कि अभी विराटनगर जयपुर में है, रंगमहल, सांबर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त जो सिक्के हैं, इन सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान आदि वंश के काल के हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने पिछले वाली क्लास में देखा था क्षत्रप। क्षत्रप कौन होते हैं, ये जो शक शासक होते थे, शक शासकों का जो राजा होता, राज्यपाल होता था, उनको क्षत्रप शब्द उन्होंने यूज किया था। उसके अलावा मालव, चौहान जो शासक हुए, गुहिल शासक हुए, उनके वंश के काल का राज्य, उनका जो शासन प्रणाली, उनके जो सीमा है, वो जानकारी हमारे को इन सिक्कों से प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं बर्तन और कलाकृतियां। बर्तन और कलाकृतियों में देखें तो उत्खनन से हमें जो तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियां प्राप्त हुई है,
उन कलाकारी में बर्तनों पर जो चित्र होते थे, खंभों पर जो खुदाई होती थी, किवाड़ और जो गवाक्स गवाक्स बोलते हैं आगे दरवाजे के आगे लगे हुए रहते गोखड़, उन पे जो कारीगरी आदि देखने में आती है कि किस प्रकार से वो लोग कारीगरी में खुदाई के अंदर वो उस समय उस कला को जानते थे। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट देखे, बनावट हो गया हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त जो मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं उसको मृदभांड कहते हैं। प्याले, रकाबिया, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। इसमें हम बात करें कौन कौन सी ऐसी सभ्यताएं वगैरह या बर्तन वगैरह मिले हैं, तो गणेश्वर जो कहाँ है, नीमका थाना, सीकर सभ्यता, वहां पर ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और जोधपुरा सभ्यता, जो कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, जयपुर में है। नोहे जो भरतपुर से प्राप्त काले व लाल मृदभांड मिट्टी के बर्तन, आड़ और गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर हो गया, फलक आदि में कला कौशल को देखा जा सकता है। ये हमने बर्तन और कलाकृतियां देखी थी। अब बात करते हैं ताम्रपत्र की। ताम्रपत्र के बारे में देखें तो तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोद कर जो लेखों को ताम्रपत्र कहते थे। तांबे के जो होते थे उस पे छोटे छोटे टाइप के टुकड़ी टाइप होते थे, जो भी दान वगैरह देते थे तो उस पे लिखा हुआ रहता था। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण ताम्रपत्र भी कहते हैं। ताम्रपत्र को दान पत्र भी कहते हैं। ताम्रपत्र को दान पत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो ये ताम्रपत्र है, दान की हुई चीजें होती वो लिखी जाती थी, इसलिए इनको दान पत्र भी कहते हैं। इनसे हमें उस शासक और उसका काल, उसकी भाषा, उनके पर्व, धर्म, उनकी भूमि के प्रकार, भूमि कौन कौन से प्रकार की होती थी, नाप तोल, दान के प्रकार आदि चीजों का हमारे को यहाँ पता चलता है इन ताम्रपत्रों से। ठीक है, ये तो थे हमारे। अभी हमने ये क्या चीज देखी थी, पुरातात्विक स्रोत देखे। पुरातात्विक में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक अभिलेख पढ़ा है, फिर प्रमुख अभिलेखों में शिलालेख वगैरह देखे थे, और फिर उसके बाद स्मारक आए थे, फिर मुद्राएं देखी है, और बर्तन कलाकृतियां, ताम्रपत्र हो गया। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो इतिहास में राजा महाराजाओं के द्वारा कोई चीजें लिखवाई गई थी, उनसे पढ़ करके हमारे को जो जानकारी प्राप्त होती है उनको हम साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। तो इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत है, साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है, बहुत मिलता है। संस्कृत के साहित्य भी मिलेंगे हमारे को, हिंदी के भी मिलेंगे, उर्दू, फारसी, इन सभी चीजों के साहित्य हमारे को मिलते हैं। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से हमारे को सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानकृत पृथ्वीराज विजय, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ये लिखा गया है। जयानक ने कौन सी किताब लिखी है? पृथ्वीराज विजय में चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा नैनचंद सूरी के द्वारा, नैनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य, ठीक है, हमीर महाकाव्य, रणथंभौर के जो हमीर देव चौहान है उनसे संबंधित ये जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। हमीर महाकाव्य जो किसके द्वारा लिखा गया है? नयनचंद सूरी से चौहानों के इतिहास के साथ साथ, जो चौहानों के इतिहास की जानकारी तो हमारे को मिलती है, उसके साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी हमारे को मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो हो गया, चंद्रवरदाई ने लिखा था।
ठीक है। अचलदास खिचड़ी वचनिका, अचलदास खिचड़ी वचनिका किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने, शिवदास गार्डन, शिवदास ने अचलदास खिचड़ी वचनिका लिखी थी। पद्मनाभ कृत, पद्मनाभ ने कौन सी किताब लिखी? कानड़ देव प्रबंध, जालोर के शासक थे कानड़ देव, तो उनसे संबंधित एक ग्रंथ है, पद्मनाभ ने लिखा था कानड़ देव प्रबंध। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास और खीड़िया जग्गाकृत वचनिका, खीड़िया जग्गाकृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। इसके अलावा ही जो ख्यात है, ख्यात का मतलब क्या होता? बातें। ख्यात विशेषक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, अलग अलग जो राजवंश की स्थापना होती है उसकी जानकारी भी ख्यातों में मिलती है। राजाओं का वंश क्रम मिलता है ख्यातों में, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है, राज्य का कितना क्षेत्र है वो भी चीजें मिलती है। इनमें से हमारे को कौन कौन सी ख्यातें हैं? नैणसी ने लिखी थी नैणसी ख्यात, मुनोत नैणसी जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात लिखी है, अपने मारवाड़ के राजा मान सिंह के दरबारी कवि हुए थे बांकीदास, उन्होंने लिखी थी बांकीदासरी ख्यात। दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से हमारे को इतिहास जानने की सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तवारीखों, जिससे भी हमारे को इतिहास जो ग्रंथ है फारसी उर्दू तवारीखें, इससे भी हमें विशेषता मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को समझने में जानकारी मिलती है। जो फारसी इतिहासकार के जो ग्रंथ है उनसे मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही कर्नल जेम्स टोड आता है, उस समय हमारे को जो जानकारी मिलती है उसने किताब, कर्नल जेम्स टोड की जो कृति है, कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी किताब लिखी है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी याद रखेंगे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा इन्होंने एक पश्चिम भारत की यात्रा दूसरी किताब लिखी थी, पश्चिम भारत की यात्रा, यह भी कर्नल जेम्स टोड की है। बूंदी के जो महाकवि थे, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण जो अपने राजस्थान के राज्य कवि भी है, हमारे राजस्थान के राज्य कवि, उन्होंने रचना है वंश भास्कर। इसके अलावा कविराज श्यामल दास, उसने लिखी थी, श्यामल दास जी की रचना है वीर विनोद। और विश्वेश्वर नाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था विश्वेश्वर नाथ रेव। गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखा हुआ उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास, ये इन चीजों से हमारे को इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये कर्नल जेम्स टोड है, ये महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा, कविराज श्यामल दास। ओके, अभिलेख किसको कहते हैं? ताम्रपत्र, पत्र आदि पर खुदे हुए जो लेख होते हैं इनको ताम्रपत्र कहते हैं। उत्खनन, जो खुदाई से प्राप्त चीजें होती है, वस्तुएं, उसको उत्खनन। मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। चलो बताओ, देखिए वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण जो हमारे राजस्थान के राज्य कवि भी है। इसके अलावा कविराज श्यामल दास द्वारा कृत पुस्तक कौन सी है? जो मेवाड़ का इतिहास लिखा था, वीर विनोद। ठीक है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं, प्रशस्ति। और संस्कृत में उत्कीर्ण शिलालेख, जहां समर सिंह के, तो चीरवा शिलालेख। कौन सा है? चीरवा का शिलालेख। इस प्रकार से हमने ये इतिहास के जानने के स्रोत देखे हैं। अगली क्लास में जानेंगे हम प्रमुख सभ्यताएं वगैरह। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। आप कमेंट करोगे तो जल्दी ही इनसे बढ़ने वाले क्वेश्चन भी आपको लाइव में सोल्व कराऊंगा। तो देखिए, आप पहले आप कमेंट करो, लाइक करो और अच्छे से इनको पढ़ करके तैयारी मजबूत करो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।